गुड मॉर्निंग बच्चों। बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है पिछला लेक्चर जो था वह बीजांड के प्रकार के बारे में था, यानी टाइप्स ऑफ ओव्यूल। बीजांड कितने प्रकार के होते हैं हमने पढ़ा। हमने बीजांड की विस्तृत यानी डिटेल में उसके स्ट्रक्चर को भी देख लिया कि उनमें क्या क्या संरचनाएं होती हैं। एक मैच्योर बीजांड की में कौन कौन सी संरचना आपको देखने को मिलेगी। बीजांड जो रचना है यह अंडाशय के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन के बारे में, यानी बीजांड के अंदर गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया। चलिए इसकी शुरुआत परिभाषा से करते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लें। हम पढ़ रहे हैं गुरु बीजाणु जनन या मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, यहाँ पे जेनेसिस शब्द का अर्थ होता है निर्माण होना, कोई चीज़ के बनने की प्रक्रिया। मेगा स्पोर बन रहा है यानी कि गुरु बीजाणु, क्योंकि आकार में बड़ा है इसलिए नाम क्या हो गया, गुरु बीजाणु। गुरु शब्द जो है वो बड़े साइज के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। यानी बीजांड में गुरु बीजाणु के परिवर्धन की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो हम अगर इस प्रकार से ये रचना बनाएं मादा जनन अंग की, जिसके आपके 3 भाग होते हैं। मादा जनन अंग को हम अंडप कहेंगे, या दूसरा नाम स्त्री केसर, या आपको कई बार बताया इसे कार्पल, गाइनोशियम, पिस्टल कई नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके 3 भाग, इसे बोलते हैं ओवरी, ये है स्टाइल और ये है स्टिग्मा, यानी आपकी अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक है, तो बीजांड कहाँ स्थित होगा, अंडाशय के भीतर और इसकी आंतरिक भित्ति से जुड़ा हुआ। ठीक है, हम बीजांड के अंदर की संरचना को देख रहे हैं और बीजांड के अंदर ही क्या बनेगा आपका गुरु बीजाणु। ठीक है, तो बीजांड के अंदर जिस प्रकार से परिभाषा दी है कि बीजांड के अंदर यानी बीजांड में गुरु बीजाणु के परिवर्धन का मतलब होता है विकास होना, डेवलपमेंट होना। ठीक है, तो गुरु बीजाणु के डेवलपमेंट की प्रक्रिया को या क्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बहुत ही आसान शब्दों में है। दूसरी परिभाषा आप ऐसे भी कर सकते हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के बनने की क्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। ठीक है, यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से क्या बनेगा, गुरु बीजाणु यानी मेगा स्पोर बनेगा। इस प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। सेम डेफिनेशन आप इंग्लिश में भी देंगे, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम मेगा स्पोर मदर सेल। जो आपकी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका है, इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं MMC, यानी मेगा स्पोर मदर, सी फॉर सेल। ठीक है, तो सेम डेफिनेशन है ये आपकी इसकी सेम, कि मेगा स्पोर यानी गुरु बीजाणु जो है इसके बनने की क्रिया किससे, मेगा स्पोर मदर सेल से। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। तो आपकी गुरु बीजाणु जनन की जो प्रक्रिया है ये निम्नलिखित चरणों में संपन्न होती है। जैसे कि आपने सूक्ष्म बीजाणु जनन की प्रक्रिया शुरू की थी, पढ़ी थी, इसके कुछ शुरुआती जो अवस्थाएं हैं उनसे मिलती जुलती हैं। यहाँ थोड़े नाम भी हैं, वो कॉमन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके पहले प्रक्रिया शुरू करें, आपको थोड़ी इसकी स्थिति बता दें। तो ये आपका अंडप की रचना है। अंडप के भीतर ये पिंक कलर की जो रचना है इसे बीजांड कहते हैं। ओव्यूल जो आगे चल करके बीज के रूप में बनता है। ठीक है, तो फल के अंदर जो भी बीज वाला भाग है वो बीजांड होता है, ऐसा। तो इस प्रकार से यहाँ जो डायग्राम बना है, ये चित्र जो है एक मैच्योर परिपक्व बीजांड का है। यहाँ तक ये पूरी रचना हम सबसे अंत में अगले लेक्चर तक में हम ये रचना को देखेंगे। ठीक है, अभी इस तरह का निर्माण हुआ नहीं है और इसका निर्माण क्या होगा, आप इसके अंदर ये रचना देखिए, इसे कहते हैं बीजांड काय। ठीक है, तो शुरुआती अवस्थाओं में इस प्रकार की कोई रचना देखने को नहीं मिलेगी। शुरुआती अवस्थाओं में बीजांड बिल्कुल कैसा होगा, इस प्रकार से। यहाँ पे ये बीजांड को यहाँ पे बना रखा है, जहाँ पर बीच में आपके इस प्रकार से भ्रूण कोश का निर्माण नहीं हुआ है। ठीक है, तो जो एक यंग या हम कह सकते हैं तरुण बीजांड को देखेंगे तो उसके अंदर आपको ये जो आपकी बीजांड काय है, यहाँ पे लिखा हुआ न्यूसिलस कहा जाता है बीजांड काय को, वो कोशिकाओं से भरा हुआ इस प्रकार से कोशिकाओं का समूह होगा। यहाँ पे कई सारी कोशिकाएं होंगी और यहाँ पे ये आपका भ्रूण कोश का निर्माण शुरुआती अवस्थाओं में नहीं होता है। ये एक
मैच्योर बीजांड में है की संरचना है। ठीक है, अब आप पहले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपने सूक्ष्म बीजाणु जनन में पढ़ा था कि बीजांड काय की, यहाँ नाम देखिएगा कि ये बीजांड काय यानी न्यूसिलस की ठीक नीचे वाली कोशिका, सबसे बाहर जो परत होगी जो चारों तरफ से घेरी होगी बीजांड काय को, उसे हम क्या कहेंगे, बाह्य त्वचा। ठीक है, एपिडर्मिस जो सबसे बाहरी परत होती है सामान्यतः बाह्य त्वचा के नाम से जानी जाती है एपिडर्मिस। ठीक है, उसके ठीक नीचे जो परत मिलेगी उसे हम कहते हैं अधस्तरीय कोशिका। ठीक है, हाइपोडर्मल सेल। ठीक है, बिलो एपिडर्मिस क्या मिलेगी आपको, हाइपोडर्मिस ये परत होती है, या हम हिंदी में से अधस्तरीय कोशिका कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होती है कि बीजांड काय की यानी न्यूसिलस की ठीक बाह्य त्वचा के ठीक नीचे वाली कोशिका जिसे अधस्तरीय कोशिका कहते हैं, ये उनकी अन्य कोशिकाओं की तुलना में आकार में बड़ी हो जाती है। यानी उनमें कोशिकाओं का समूह है जैसे कि मैंने बताया, लेकिन उनमें से कोई एक कोशिका जो होती है वह भी कौन वाली, बाह्य त्वचा के ठीक नीचे वाली कोई एक कोशिका जो है वो अपने साइज में अन्य कोशिकाओं से बड़ी हो जाती है, तथा उसमें और क्या बदलाव आते हैं, उसका जीव द्रव्य गाढ़ा हो जाता है, केंद्रक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। तो इस प्रकार से जो बनी हुई कोशिका है उसे हम प्राथमिक प्रप्रसु कोशिका, या हम कह सकते हैं सीधे प्रप्रसु कोशिका, इंग्लिश में आर्कीस्पोरियल सेल। ठीक है, ये डायग्राम ये देखिए। तो इस प्रकार से ये माना हमने, ये जो रचना बनी हुई है ये बीजांड काय की है, बीजांड के अंदर ये रचना यहाँ पे आपको शो होगी। ये सारे डायग्राम किसके हैं, ये सारी रचनाएं सारे जो चेंजेस हो रहे हैं, परिवर्तन हैं, ये बीजांड काय के अंदर हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ जो आपको डायग्राम दिखा हुआ है ये आपकी बीजांड के अंदर जो बीजांड काय है उसके अंदर जो परिवर्तन है उसके डायग्राम है। ठीक है, तो पहले स्टेप में आपका एक प्राथमिक प्रप्रसु कोशिका, या हम सीधे कह सकते हैं प्रप्रसु कोशिका का निर्माण हुआ। अब यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। दो चीज़ें क्या होंगी, या तो यह सीधे बीजाणु जनन कोशिका में बदल जाए, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जो आपका बीजांड होता है ये बाहर से कुछ परतों से या अध्यावरण से ढका होता है। ये देखिए इसमें ये दो अध्यावरण है, एक ये बाह्य अध्यावरण और ये अंत अध्यावरण, यानी बाहर से दोनों सुरक्षा देने के लिए एक आवरण मिल रहा है जिसे हम अध्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दो आवरण मिलते हैं। सामान्यतः जो ज़्यादातर पौधे होते हैं उनमें दो अध्यावरण मिलते हैं, आपको बता दिया था। यानी अध्यावरण कितने होंगे, सामान्यतः जो स्थिति है वो दो पाए जाते हैं, लेकिन कुछ पौधों में मैंने बताया था उनमें एक अध्यावरण भी मिलते हैं। ठीक है, यानी इस प्रकार से जो बाहर आवरण है जो इसको सुरक्षा दे रहा है बीजांड को, सिर्फ एक ही मिले तो एक अध्यावरण ने आपको बीजांड बताया था। ठीक है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें एक भी अध्यावरण नहीं मिलता। तो जो एक अध्यावरणीय बीजांड होते हैं जिनमें सिर्फ इस प्रकार के एक ही सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है, उनमें ये जो प्राथमिक प्रप्रसु कोशिका है ये डायरेक्ट बदल जाती है किसमें, आपकी बीजाणु जनन कोशिका में, और बीजाणु जनन कोशिका आगे चल करके आपकी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में बदल जाती है। ठीक है, तो ये अपवाद की स्थिति है, ये सभी पौधों में नहीं होता है। हम यहाँ पे जो भी स्टेप पढ़ेंगे वो उन पौधे के लिए पढ़ेंगे जो स्थिति ज़्यादातर पौधे में देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिए जो अभी बता रही हूँ। तो इसमें आपके याद रखिए कि प्राथमिक प्रप्रसु कोशिका ये क्या होती है, इसमें विभाजन होता है। आपको विभाजन बताया था, परिणत विभाजन, यानी मान लीजिए ये कोई कोशिका है और इस प्रकार से विभाजन हो तो उसे हम परिणत विभाजन कहते हैं। ठीक है, किसी भी कोशिका में इस प्रकार से परिणत विभाजन होते जाएं तो परतों की संख्या जो है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, लेयर्स की संख्या बढ़ रही है। तो इनमें क्या होता है, प्रप्रसु कोशिका में परिणत विभाजन के फलस्वरूप ये एक थी, इसमें इस प्रकार से ऐसा विभाजन हुआ तो इस प्रकार से दो कोशिकाएं बन गई। ठीक है, अब इनका नाम चेंज हो गया। तो जो बाहर वाली थी उसे हमने क्या कहा, प्राथमिक भित्तीय कोशिका, और इसके ठीक नीचे वाली इसे हमने कहा प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, अगले स्टेप में देखिए, अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो आपकी प्राथमिक भित्तीय कोशिका है ये या तो 2 से 3 बार विभाजित होकर 2 से 3 परतों का निर्माण करेगी, या आगे विभाजन नहीं करेगी। ठीक है, दो स्थिति हो सकती है।
इसके बाद दूसरी जो आपकी थी कौन सी, प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका, ये सीधे बदल जाती है आपकी कौन सी, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, याद रखें कि आपकी ये प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका ये सीधे किस में बदलेगी, आपकी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ठीक है, यहाँ पे आपकी प्राथमिक भित्ति कोशिका का कार्य समाप्त है। ये अगर विभाजन करती है तो ये क्या करेगी, इसमें जो मेगास्पोर बनेगा यानी कि गुरु बीजाणु बनेगा, ये इनके चारों तरफ परतों का निर्माण करेगा। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये डायग्राम है आपका। ये जो आपका मेगास्पोर मदर सेल है यानी कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में अब यहाँ पे होगा अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, यहीं पे आपके अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होगा, किन कोशिकाओं में होगा, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। तो जहाँ पे जैसे अर्धसूत्री विभाजन हुआ, इसके बाद की जो भी स्थिति होगी वो आधी यानी कि आधे गुणसूत्रों वाली होगी, यानी अब अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन में आप जानते हैं हमें एक से अंत में 4 कोशिकाएं प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका थी, इन्होंने 4 कोशिकाओं का निर्माण कर दिया जो किस रूप में व्यवस्थित हैं, यहाँ पे लिखा है किस प्रकार से, लंबवत यानी सीधी, लीनियर, और कितनी है संख्या में, 4, तो हम इसे चतुष्क बोलेंगे। ठीक है, ये 4 के ग्रुप में, 4 के समूहों में, और लंबवत हैं, सीधी लगी हुई हैं, व्यवस्थित हैं, तो हम इसे कहते हैं लीनियर टेट्राड। टेट्राड मीन्स होता है 4 का समूह, लीनियर मीन्स होता है सीधा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कोशिकाएं हैं, ये जो आपके लघु बीजाणु बने हैं, सॉरी गुरु बीजाणु बने हैं, इनकी संख्या कितनी है, 4 बनी है, और ये सीधे इस प्रकार से चतुष्क 4 के समूह में सीधे लंबवत व्यवस्थित है। ठीक है, अब आगे का विभाजन देखिए। अब इसमें से आपको बताया था बीजांड में एक आपका बीजांड द्वार होता है जहाँ पे अध्यावरण यानी आवरण अनुपस्थित होता है वो, और उसके ठीक विपरीत दिशा में एक और स्थान होता है जिसे हम कैलिजा या निभाग के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखें कि सामान्यतः क्या होता है, 3 आपके गुरु बीजाणु किस तरफ के, बीजांड द्वार के तरफ के 3 गुरु बीजाणु क्या होते हैं, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, और सिर्फ एक ही आपका गुरु बीजाणु क्या हो जाएगा, फंक्शनल यानी क्रियात्मक रह जाएगा, यानी 3 नष्ट हो जाएंगे 4 में से, और एक ही बचता है कौन सा, आपका मेगास्पोर या हम कहे गुरु बीजाणु। बाकी के जो 3 हैं नष्ट हुए, यहाँ पे दिख रहा है आपको छोटे छोटे बनाए हुए, डीजनरेट हो रहे हैं, निष्क्रिय हो रहे हैं। ठीक है, नष्ट हो रहे हैं। ये इस बढ़ते हुए गुरु बीजाणु को पोषण देने में इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया मैंने डायग्राम से बता दी, इसी को मैंने स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको आप समझ लें। तो पहले मैं आपको क्या बता दिया कि एक कोशिका यानी बीजांडकाय की एक कोशिका जो है वो अपने आकार में बड़ी हो गई, जिसे प्राथमिक प्रप्रसु कोशिका बोलेंगे या सिर्फ प्रप्रसु कोशिका कहते हैं। ठीक, इसके बाद इसमें परिणत विभाजन हुआ और विभाजित होकर इसने 2 परतों का निर्माण किया, ये वाला ही। तो एक को बाहरी परत को हमने प्राथमिक भित्तीय कोशिका कहा, और अंदर वाली को हमने क्या कहा, भीतरी बीजाणु जनन कोशिका। ठीक है, स्पोरोजीनस सेल। नेक्स्ट देखिए, प्राथमिक भित्तीय कोशिका क्या करती है, या तो मैंने बताया विभाजन करके 2-3 परतें बनाएंगी, या बिना विभाजन के ही ऐसे ही रह जाती है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि बीजाणु जनन कोशिका बिना विभाजन के ही किस में बदल जाएगी, सीधे गुरु बीजाणु मातृ कोशिका। ये याद रखें कि बीजाणु जनन कोशिका सीधे ही गुरु बीजाणु मातृ कोशिका में बदल जाती है। ठीक है, और ये इस प्रकार से यहाँ डायग्राम आपका बना रखा है। ठीक है, तो ये आपकी गुरु बीजाणु जो आपकी बीजाणु जनन कोशिका थी वो किस में बदल गई, आपकी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका यानी मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, अब इसके बाद ये रचना बनी। मेगा स्पोर में क्या हुआ, आपका विभाजन होता है। ठीक है, विभाजन के फलस्वरूप यानी अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इस प्रकार से 4 क्या बनेंगे, आपके गुरु बीजाणु या मेगा स्पोर बनेंगे। 4 में से 3 क्या होंगे आपके, ये 3 नष्ट हो गए, ये 3 नष्ट हो गए, सिर्फ एक बचा, इसे कहते हैं क्रियात्मक गुरु बीजाणु, फंक्शनल मेगा स्पोर। ठीक है, और 3 नष्ट हो जाते हैं। इस बढ़ते हुए
मेगास्पोर या गुरु बीजाणु को भोजन देने के कार्य में इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यही चीज़ें मैंने लिखी कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाती है जो एक लंबवत चतुष्क के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इन 4 गुरु बीजाणु में से प्रायः सबसे नीचे की निभाग की ओर की गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है और बाकी के 3 नष्ट हो जाते हैं। याद रखिएगा, निभाग की ओर का जो गुरु बीजाणु है वही सक्रिय है, बाकी 3 जो बीजांड द्वार की ओर है वो नष्ट हो जाते हैं। ये सामान्य स्थिति है। अब हम कुछ अपवाद स्वरूप जान लेते हैं। कुछ पौधों में इनसे हटकर भी स्थिति होती है, लेकिन सामान्य स्थिति को ही कंसिडर किया जाता है। अपवाद सभी में नहीं होते, सभी पौधों में नहीं होंगे, इसलिए तो आप देख लीजिए इसमें से कभी कभी बीजांड द्वार की ओर की भी गुरु बीजाणु जो है वो क्रियाशील रह जाए, तो ऐसी स्थिति बेलेनोफोरा नामक पौधे में है। इसके बाद कैजुराइना नामक जो पौधा है, इसमें कई बार, यहाँ तो आपको क्या बताया, सामान्यतः एक ही गुरु बीजाणु क्या है क्रियात्मक होता है, लेकिन इन पौधों में कैजुराइना में चारों के चारों क्या है क्रियात्मक हो सकते हैं। ठीक है, या फिर चारों में से कोई भी, उनमें से कोई स्थिति नहीं है कि निभाग की ओर का या बीजांड की ओर का, यानी या तो चारों या चारों में से कोई भी क्रियात्मक रह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे लास्ट में आप देख लीजिए सक्रिय गुरु बीजाणु अब क्या करेगा, ये जो लास्ट में एक बचा है, ठीक है, ये क्या करेगा, विभाजन करेगा। आगे जो विभाजन होंगे, यानी जो गुरु बीजाणु एक बचा हुआ है सक्रिय है, आगे विभाजन इसमें समसूत्री होगा, यानी सिर्फ संख्या बढ़ेगी, गुणसूत्रों की संख्या बिल्कुल समान रहेगी। ठीक है, तो गुरु बीजाणु विभाजन करने के बाद भ्रूण कोश का निर्माण करता है। भ्रूण कोश कहें एम्ब्रियो सैक या मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है, क्योंकि जो भ्रूण कोश बनेगा उसी में आपका क्या बनेगा, मादा युग्मक मिलेगा। इस प्रकार की ये रचना जो है भ्रूण कोश कहलाती है। ये रचना हम अगले लेक्चर में देखेंगे, यानी गुरु बीजाणु से हम क्या पढ़ेंगे, भ्रूण कोश के निर्माण को अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका भ्रूण कोश जो होता है ये लिखा जाता है, ये कैसा होगा आपका 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएट, 7 कोश की, लेकिन आपके केंद्रकों की संख्या 8 होगी। तो अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे। आशा है आपने अच्छे से समझा होगा। धन्यवाद।